नमस्कार, राम राम, राधे राधे। इतिहास के सेशन को प्रारंभ करते हुए मैं जयवीर। आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में। आज मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में जो हम लोगों ने पढ़ा, मौर्य प्रशासन यानी अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक के शिलालेख, यानी कि अशोक के कौन-कौन से अभिलेख हैं, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि अशोक ने जब कलिंग युद्ध जीतने के बाद में अपना जो है अहिंसा का रूप जो है अपना लिया था, यानी कि बहुत ही दयालु हो गया था व्यक्ति वो। कब हुआ था कलिंग का युद्ध? तो ये हुआ था 261 ईस्वी, 261 में हुआ था ये युद्ध। और इसी के साथ-साथ में इसने जो शिलालेख लिखवाए यानी तैयार किए, उसमें कुछ अच्छी-अच्छी बातों को डाला कि क्या-क्या इसमें शिलालेखों में क्या-क्या इसने कहा, क्या-क्या लिखा है और ये कहाँ-कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा जो अभिलेख होते हैं, भारत में अभिलेखों का प्रचलन जो है अशोक द्वारा होता है। भारत में अभिलेखों का जो प्रचलन है अशोक के द्वारा होता है। और अभिलेख जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? तो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख जो बड़े-बड़े पत्थरों पर लिखा जाता है, उसे क्या बोला जाता था? शिलालेख। उसके बाद स्तंभ लेख, स्तंभ पिलरों पर लिखा दिया जाता है, तो स्तंभ लेख। उसके बाद गुहा लेख, यानी कि 3 तरीके का शिलालेखों का प्रचलन था अशोक के समय में। तो देखिएगा शिलालेख में अगर हम बात करेंगे तो बृहद यानी बहुत बड़े जो है बृहद मात्रा लार्ज मात्रा में कितने 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख हैं जो बहुत बड़े-बड़े लिखे हुए हैं, बड़े-बड़े पत्थरों पर लिखा हुआ है। उसके बाद लघु शिलालेख हैं, फिर उसके बाद पृथक शिलालेख है, यानी कि शिलालेखों में भी ये इतनी कैटेगरियां हैं। स्तंभ लेख में भी 2 तरीके के स्तंभ लेख हैं, एक है दीर्घ। दीर्घ कितने हैं? तो 7 हैं। और लघु तो काउंट नहीं है कितने हैं, तो ये लघु शिलालेख भी है। उसके बाद गुहा लेख। या अब देखिएगा कि एक-एक करके बात करते हैं कि शिलालेख की खोजकर्ता कौन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं कि शिलालेख की खोजकर्ता किसने किया था? तो पैंथलर, टी पैंथलर ने। टी पैंथलर ने किसकी खोज की थी? अशोक के शिलालेखों की खोज। करने वाले पूछ लेता है ऐसे डायरेक्ट कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की जाती है? तो अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की जाती है? तो टी पैंथलर के द्वारा की जाती है। मगर उसने खोजा, मगर पढ़ने में वो सामर्थ्य नहीं था। शिलालेख को पढ़ने में सफलता बेटा किसे मिलती है? तो शिलालेख को पढ़ने में सफलता मिलती है किसे? किसे मिलेगी? तो जेम्स प्रिंसेप। कौन था व्यक्ति? जेम्स प्रिंसेप था। याद रखना, जेम्स प्रिंसेप था जिसने शिलालेखों को पढ़ा, यानी कि अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने ये सफलता प्राप्त की। और ये कब की? तो 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ये शिलालेखों की पढ़ने की सफलता प्राप्त की। उसके बाद अभिलेखों को जो लिपि थी, लिपि पूछी जाती है। जो अभिलेखों की लिपि थी वो कैसी थी? ग्रीक और अरमाइक लिपि थी। यानी कि ये ग्रीक और अरमाइक लिपि कहाँ की थी? तो ये अफगानिस्तान में इस तरीके से लिपि मिलती थी। तो अफगानिस्तान की ग्रीक या अरमाइक लिपि। उसके बाद जो खरोष्ठी लिपि थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये पाकिस्तान के शहबाज गढ़ी व मंसूरा से ये मिलती है। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मी लिपि कहाँ मिलेगी? शेष भारत में। यानी कि ब्राह्मी लिपि शेष भारत में मिलेगी। यहाँ तक बात समझ में आई कि कितने लार्ज थे, कितने हैं, किसने खोज किया और किसने उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं कि इसके बाद में और जानते हैं इसके बारे में। अशोक के दीर्घ शिलालेख। देखिएगा नंबर ऑफ संख्या कितनी है? 14। 14 के बाद 14 शिलालेख हैं, उनमें से हम लोग एक-एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी है अशोक के दीर्घ शिलालेखों की? तो दीर्घ शिलालेखों की संख्या बेटा 14। ठीक, कितनी है? 14 है। उसके बाद में 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। कौन सा शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है ये भी दिया जाएगा।
ठीक है, और किस शिलालेख में क्या-क्या दिया गया है तो वो भी पता चलेगा। तो पहला जो शिलालेख है कौन-सा? पहला पहला शिलालेख मेरे बाबू कौन-सा है? इसमें क्या दिया गया है? इसमें क्या विषय दी गई है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। हाँ, आप पशुओं की बलि नहीं दे सकते, यानी पशुओं की बलि देना गलत है, बहुत ही गलत है, निंदा की गई है। तो पहले शिलालेख में क्या कहा गया है कि पशुओं की बलि देना बड़ा निंदनीय कार्य है, बहुत ही निंदा की गई। तो पहले शिलालेख में ये बात कही गई। उसके बाद दूसरे शिलालेख में बेटा क्या कहा गया? मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। देखो क्या बात है, मनुष्य और पशु दोनों को क्या होना चाहिए? चिकित्सा व्यवस्था उनकी अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि ये दूसरे शिलालेख में ये कहा गया। अब बात करते हैं तीसरे शिलालेख में बेटा। तो तीसरे शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि आप देख रेख करने के लिए राजकीय अधिकारी जो राजा के अधिकारी होंगे उन्हें आदेश दिया गया कि आप हर 5 वर्ष के उपरांत आप क्या करिए? सर्वे कीजिए जाकर के कौन आदमी कैसा है, किसका स्वास्थ्य विभाग सही है कि नहीं है, यानी कि हर गतिविधि की जानकारी करना, सब सब सही चल रहा है, राजपाट सब सही बढ़िया चल रहा है, उनकी जांच पड़ताल करनी है। तो हर 5 वर्ष के उपरांत, ठीक है, और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख मिलेगा तीसरे शिलालेख में। ठीक, अब बात आती है चौथे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, यानी ज्यादा से ज्यादा आप बौद्ध धर्म स्वीकार करके बौद्ध के नियमों के आधार पर अपना जीवन यापन कीजिए। तो ये धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख में कहा गया है कि इसमें धम्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, इसके बारे में कौन से शिलालेख में दिया गया है बेटा? 5वें। इसमें दिया गया है 5वें शिलालेख में ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या दिया गया है? 6वां शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई, यानी कि आत्मा को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने मन का और आत्मा को किस तरीके से अपने कब्जे में रखा जाए, इसके बारे में दिया गया है 6वें शिलालेख में। 6वें शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ठीक, अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल रखना है, बाहरी चाकाचौंध दुनिया में रह करके भी अपने आप को कितना कंट्रोल रखना है। और 7वां और 8वां शिलालेख में क्या किया गया है? इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, यानी कि किस क्या कहा गया है? इस वाले अभिलेख में 7वें और 8वें दोनों में दिया गया है कि अशोक की तीर्थ यात्राएं कौन-कौन सी हैं। अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में ये जिक्र किया गया है। अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में जिक्र किया गया। आगे चलें। 8वें के बाद में देखो 9वें में क्या दिया गया? 9वें में क्या दिया गया? 9वां में क्या दिया गया है? इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। आप बनावटी भेंट ना किए, बनावटी शिक्षा यानी शिष्टाचार ना कीजिए, यानी कि इसमें कहा गया 9वें शिलालेख में कि आप सच्ची जो है श्रेष्ठा रखिए, किसी सद्भावना रखिए, किसी के प्रति गलत ना सोचिए, सच्ची भेंट करिए और सच्चे शिष्टाचार के साथ में आप रहिए, इसका उल्लेख किया गया है 9वें शिलालेख में। 10वें में बेटा क्या कहा गया है? इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हितों में ही सोचें, यानी कि 10वें शिलालेख में कहा गया है राजा हमेशा क्या करे? जनता की भलाई के लिए ही, जनता की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए ही सोचे, उसी के कल्याण के लिए काम करे, ये कहा गया बेटा 10वें शिलालेख में। अच्छी बात कही है, याद रखना। जनता यानी अशोक ने सीधा सीधा आदेश दिया है, अशोक ने आदेश दिया है कि राजा क्या करेगा? जनता के हितों के कल्याण के लिए ही काम करेगा। ठीक, और उसके बाद 11वें शिलालेख में क्या कहा गया? इसमें धम्म की व्याख्या की गई कि धम्म क्या है, धम्म के बारे में, बौद्ध में धम्म क्या है इसके बारे में
संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको 11वें शिलालेख में। धम्म का उल्लेख किसमें मिलेगा? 11वें शिलालेख में आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है 12वें शिलालेख में बेटा। तो 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। यानी कि इसमें स्त्रियों की बात की गई है कि उनकी किस तरीके से नियुक्ति होगी धर्म में, बौद्ध धर्म में। उसके बाद में सभी के विचारों को इज्जत देने की बात, सम्मान देने की बात कही गई है 12वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में क्या कहा गया है? स्त्रियों की नियुक्ति के बारे में, महापात्रों की नियुक्ति के बारे में। उसके बाद में उसके बारे में कहा गया है कि सभी जितने भी लोगों के विचार होंगे सबके विचारों को सम्मान प्रदान किया जाएगा। 13वें शिलालेख में क्या कहा गया बेटा? 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राज्यों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये अच्छा क्वेश्चन बेटा है कि किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में, कलिंग के युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो आपको 13वें शिलालेख में मिलेगी और उसी में आपको मिलेगा कि किस तरीके से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, किस तरीके से अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन किया था। इतनी मार काट देख करके, खून खराबा देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। ठीक है। उसके बाद में 14वें और अंतिम शिलालेख में बेटा क्या दिया गया है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अंत में उसने 14वें शिलालेख में क्या कहा है कि सभी जनता अपना जीवन कैसे बिताए? जनता, अशोक ने कहा जनता अपना धार्मिक जीवन बिताने के लिए आगे बढ़े, यानी कि बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। तो इस तरीके से बेटा कितने शिलालेख हैं? कितने हैं? तो ये आपके हैं 14 शिलालेख। शिलालेखों के बारे में हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि कौन कौन से शिलालेख है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेखों में क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिएगा, लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। यानी जो छोटे छोटे शिलालेख हैं, लघु शिलालेख है, उसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में दिया गया, व्यक्तिगत जीवन के बारे में दिया गया है। तो ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त होते हैं, निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो रूपनाथ जबलपुर से प्राप्त होता है, ठीक। गुर्जा दरिया, ठीक। और सारो मारो ये सहहोड़ यहाँ से प्राप्त मिलता है। पनगुड़िया सिरहो ये लघु शिलालेख है जो जहां से स्थानों से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख, अन्य महत्वपूर्ण शिलालेखों में क्या है? क्या दिया गया? देखिएगा, माशी अभिलेख कर्नाटक, कर्नाटक में माशी अभिलेख है, समझे। इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है, याद रखना। माशी अभिलेख में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त है नेत्तूर, उड़ेगोलम, सन्नाथी, सभी कर्नाटक में ही है। गुर्जरा ये है दरिता से प्राप्त होता है। उसके बाद अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, ठीक। यहाँ से अब भागु बैराट अभिलेख, ये भागु बैराट, ये वही बैराट है पांडवों, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास दिखाया था, राजस्थान में पड़ता बैराट। भागु बैराट अभिलेख राजस्थान में है, ठीक। यहाँ से क्या, इसमें अशोक ने स्वयं को मगधाधिकारी यानी मगध का राजा बताया है, मगध का सम्राट बताया है, और तथा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। इसी अभिलेख में यानी बैराट अभिलेख में अशोक को मगध का राजापति या कह लीजिए मगधापति कहा गया है, या मगध का सम्राट कहा गया है। उसके बाद इसी में बौद्ध के 3 रत्नों के बारे में बात की गई है, आस्था प्रकट की गई है कि बौद्ध
बौद्ध धर्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की गई है। एर रंगडू आंध्र प्रदेश में ये मिलेगा। इस अभिलेख में लेखन शैली और अन्य अभिलेखों की के विपरीत बाएं से दाएं और बाएं से दाएं से बाएं ब्रूस्टोफेन है। ये अभिलेख जो है इस तरीके से लिखा गया है, इसकी लेखन शैली और अभिलेखों से अलग है, भिन्न है, दाएं एवं दाएं से बाएं की ओर। आगे देखिएगा, अशोक के पृथक शिलालेख। अशोक के पृथक शिलालेख कौन है? देखिए, प्रथम पृथक लेख यानी कि प्रथम पृथक शिलालेख, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। यानी कि पृथक शिलालेख यानी प्रथम पृथक लेख में क्या कहता है कि इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने कलिंग के समीप के महामात्यों तथा नगर के न्याय अधिकारियों को निष्पक्ष न्याय करने को कहा है। अशोक कहता है कि मनुष्य को कभी भी अकारण कैद या यातना न दी जाए। ठीक, यानी कि बिना कारण से कोई भी न जेल में डाला जाए, ना उसे कोई भी दंड दिया जाए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों के प्रति 5वें वर्ष उज्जैन और तक्षशिला में प्रतिवर्ष तीसरे वर्ष महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। यानी का मैं हर प्रांतों में जो जो क्षेत्र होगा उसमें मैं अपने अधिकारी भेजूंगा कि हर 5 वर्ष में, हर 3 वर्ष में, कि कोई भी गलत किसी के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष आप न्याय कीजिए। ठीक, ये बात कही गई है। और द्वितीय पृथक लेख में क्या कहा गया है कि इसमें भी अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। द्वितीय में भी यही बात वो दोहराता है। ठीक, अशोक के बृहद शिलालेख। अशोक के बृहद शिलालेख, यहां से देखिएगा कि इन लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला देखेंगे कि दिल्ली मेरठ में यह पहले मेरठ में था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। ये जो टोपरा अभिलेख है, आगे दिल्ली टोपरा आएगा। दिल्ली मेरठ अभिलेख पहले कहां पर स्थापित था? मेरठ में स्थापित बेटा किया गया था, मेरठ में स्थापित किया गया था। बाद में जब फिरोज शाह का शासन काल आया, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप फिरोज शाह तुगलक पढ़ोगे तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे कहां ले गया? ये दिल्ली लाया था। पूछता है दिल्ली लाया था। उसके बाद में देखो दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा शिलालेख, यह पहले हरियाणा के टोपरा में था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। यानी दिल्ली मेरठ भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया और दिल्ली टोपरा भी कहां पर ले जाता है? दिल्ली ले जाता है। तो यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के सातों स्तंभ लेख उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्थानों पर केवल 6 ही उत्कीर्ण मिलते हैं। यानी कि शिलालेखों की संख्या 7 स्तंभ लेख आपको यहाँ पर इस शिलालेख में मिलेगा। शिलालेख में 7 मिलेंगे, मगर और सभी में 6 का उल्लेख मिलता है, लेख मिलता है। ठीक, यहाँ पर ये 2 बातें आपको याद रखनी है। हाँ। आगे देखिएगा कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख, उत्तर प्रदेश से। कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है। रानी करुबाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। इसमें इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासन काल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर फिरोज शाह तुगलक ले गया था दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा। तो यहाँ पर ये कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, फिर अकबर के शासन काल में जहांगीर के द्वारा
ये कहाँ ले गए? इलाहाबाद में किले में लगवा दिया गया। ठीक, ये बात समझ में आई आप लोगों को? आगे चलते हैं। अशोक के लघु स्तंभ लेख, अशोक के लघु स्तंभ लेखों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिएगा कि सांची लघु स्तंभ लेख रायसेन मध्य प्रदेश में, सांची पड़ता ही है, सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो सांची लघु स्तंभ लेख रायसेन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो रायसेन, इसमें क्या, इसमें अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। संघ में भेद नहीं करना चाहिए, महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। रुमई स्तंभ लेख, ये नेपाल से मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी आया और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया तथा भाग को घटा करके 1/8 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो धार्मिक कर होता था बलि को समाप्त कर दिया था, रुमई स्तंभ लेख में दिया गया है। और ये पड़ता है नेपाल, लुम्बिनी, इसका मतलब है वो लुम्बिनी वहां गया। ठीक, निगाली सागर स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, इस अभिलेख में क्या, इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगालीसर आया तथा यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। कनक मुनि के स्तूप का क्या किया? संवर्धन किया। अब देखिएगा, अभी एक नया साम्राज्य स्टार्ट होगा बेटा, ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में बेटा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही, क्या सुधार किया जाए, क्या चीजें और ऐड की जाए। इन सारे कमेंटों की आप लोगों को कमेंट चेक करके हम आपसे राय मांगना चाहते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, राधे राधे।